कक्षा 8 संसाधन एवं विकास भूगोल की पुस्तक से अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसके जो ये तीसरा वीडियो प्रेषित हो रहा है पार्ट 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव संसाधन के बारे में, और हम इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब देखिए, पिछले जो वीडियो के अंदर हम लोगों ने मृदा निर्माण के कारक, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का अपना जो टॉपिक है वो है जल। देखिए, जल के बारे में तो हम बहुत ही सतर्क हैं, और जल जो संसाधन है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है। अपनी इस पृथ्वी का जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग है वो किससे ढका है? जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लगभग देखेंगे अपन 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन था वो महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था, और आज भी महासागर इस पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसका 2/3 भाग जो है वो महासागरों के रूप में और हमें दिखाई देता है। इसके अलावा विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को भी इसके द्वारा मदद मिलती है। महासागरों का जल लवणीय है, लवण की मात्रा उसमें ज़्यादा है, इस कारण से महासागरों का जल कैसा है? खारा है। इसलिए वो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं मानते अपन उसको। अलवण, जिसमें लवण नहीं मिला हो या मीठा जल हो, वो केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में मुख्य रूप से हमको दिखाई देता है। अपनी वर्तमान स्थिति के कारण से मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये भौम जल, अब देखिए भौम जल का मतलब क्या हो गया? भूमिगत जल, इसको भौम जल भी कहते हैं। नदियों और झीलों में जो पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, और ये जल हम मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए, हम देखेंगे एक क्रियाकलाप के माध्यम से कि एक टपकता जल अगर वर्ष भर में वो टपकता है तो 1200 लीटर के लगभग वो जल है अपना व्यर्थ और बर्बाद करता है। इसके अलावा देखिए, जो अलवणीय जल है पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि ये जल की मात्रा बहुत कम है और इसको प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस कारण से आपको पता है कि पृथ्वी पर जल न तो हम लोग बढ़ा सकते हैं और नहीं अपन उसको घटा सकते हैं। इसकी अपन देखेंगे तो कुल मिलाकर मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो ये जो प्रचुरता है, ये प्रचुरता में विविधता हमको दिखाई देती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण के द्वारा, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में महासागरों के अंदर जब जो जल है वो जल तेज गर्मी के कारण से और वाष्पित होता है, और वाष्पित होने के बाद में उसे बादल बनते हैं, और बादल जो हैं जब उनके ऊपर भार बढ़ता है तो वो बूंदों के रूप में और उनसे पानी गिरने लगता है, और वही वापस पानी है वो हमारे धरातल पर आता है, नदियों के रूप में वापस महासागर में जाता है। इस प्रकार का एक ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। महासागरों से उठने वाला पानी वापस और बारिश के माध्यम से और नदी नालों, नदियों के माध्यम से वापस महासागर में ही आकर मिलता है। ये जल चक्र कहलाएगा। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपभोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी वो ज़्यादा मात्रा में और इसका उपयोग करता है। आपने देखा होगा जितने भी औद्योगिक जो संस्थान हैं, औद्योगिक कल कारखाने, इकाइयाँ, वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जल कृषि के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, उद्योगों के लिए और विशेष करके बांधों के जलाशय के माध्यम से और विद्युत उत्पादन करने में भी वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। जल शक्ति जो है वो अभी और उत्पन्न की जा रही है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण से अलवणीय जल की आपूर्ति में कुछ कमी आ रही है।
क्योंकि जल जितने भी हमारे जल स्रोत थे, कुएँ, बावड़े, तालाब, जो बावड़ियाँ थी हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, उनका ठीक प्रकार से रख रखाव नहीं रखने के कारण से और उनकी दुर्दशा हो रखी है, और इसी के कारण से और उनकी सार संभाल नहीं करने के कारण से आज आपूर्ति में कमी आ रही है। आपूर्ति मुख्य कमी का जो कारण एक ये भी है कि वर्तमान में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा भोजन और नकदी फसलों के अंदर भी पानी की मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नगरीकरण जो बढ़ रहा है, शहरों के अंदर गांव छोड़कर शहरों में लोग जो आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण से और पानी सभी लोगों को आवश्यक रूप से चाहिए, इस कारण से भी और पानी की जो खपत है वो ज़्यादा हो रही है। देखिए, क्रियाकलाप के माध्यम से अपन समझेंगे तो एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। पीने के लिए 3 लीटर चाहिए उसको, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय फ्लैशिंग के लिए 40, वस्त्र धोना 40, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, बागवानी के लिए 23 लीटर, कुल मिलाकर और 150 लीटर लगभग मानव प्रतिदिन और से जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं अपन के क्रियाकलाप और देखा है। जल बाजार के बारे में आपने सुना होगा। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर के आसपास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। देखिए, इतनी ज़्यादा वहाँ पर पानी की कमी है कि वो और पानी उनको खरीदना पड़ता है, पैसे देकर खरीदना पड़ता है, ऐसी स्थिति वहाँ पर आई हुई है। अब देखिए, जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या है देखेंगे अपन पूरे विश्व स्तर पर, तो अपने को पता लगेगा कि सब जगह जल की कमी हमको दिखाई दे रही है। अधिकांश जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं। ये देश जलवायु प्रदेश में स्थित है और यहाँ अक्सर सूखा हमें दिखाई देता है। उनमें जलाभाव की समस्या भी ज़्यादा बनी हुई रहती है। इस कारण जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में यहाँ पर विविधता लिए हुए हमको दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ पर अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण ही भी जल का अभाव अपने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे अपन, ये जो जल की समस्या है ये न केवल हमारे भारत देश की बल्कि पूरे विश्व के अंदर हमें और ये जल की समस्या दिखाई दे रही है। जल के बिना देखिए, आपने देखा होगा जो बारिश है वो समय पर नहीं हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम होती है। इस प्रकार से सही ढंग से बारिश नहीं होने के कारण से और जो हमारे जो स्रोत थे, जो उन स्रोतों का हम लोगों ने रख रखाव अच्छे से नहीं रखा, इस कारण से लगातार जो स्रोत है वो जो जल के स्रोत है वो ठीक प्रकार से रख रखाव के बिना और उनका वो अच्छे से काम नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अपन देखेंगे कि जल उपलब्धता जो है, अभी अपन ने पढ़ा था कि बहुत कम है और उसे प्राप्त करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब अपन देखते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, उनको किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल नहीं बचेगा। वैसे तो हम जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अब देखिए, जल का बहुत ज़्यादा अपन अति उपयोग करते हैं और साथ साथ में ही इस जल के अंदर जो प्रदूषण है, हम इसको प्रदूषित कर रहे हैं, जो पीने योग्य जल नहीं रहता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के मुख्य संदूषक माने जाते हैं। आपने देखा होगा, जितने भी जो औद्योगिक कल कारखाने चलते हैं, जो फैक्ट्रियाँ चलती है कपड़े की इत्यादि, तो वहाँ उन कल कारखानों से जो निकला हुआ जल है, ये जल जब बहकर और मीठे जल के साथ में मिलता है तो उस जल के अंदर भी, मीठे जल के अंदर केमिकल्स इत्यादि मिल जाते हैं और वो जो जल है वो ठीक प्रकार से पीने योग्य जल वो नहीं रहता है। और साथ साथ में ये जो प्रदूषित जल है, जब हमारी भूमि के अंदर नीचे की तरफ जाता है तो इसमें और नाइट्रेट धातुएं और
अन्य प्रकार के केमिकल्स जाते हैं। इस कारण से हमारी भूमि और हमारा जल है, दोनों ही प्रदूषित होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के जो रासायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर के अंदर भी पहुंच जाता है। देखा होगा आपने कि अगर स्वच्छ जल नहीं है, उसमें केमिकल्स मिला हुआ है, तो अगर शुद्धता नहीं है, आपने देखा होगा वर्तमान के अंदर जो नहरें हैं, तालाब है, उनके अंदर भी प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। उन्हीं से जो हमारे घरों में पानी आ रहा है, तो वो भी पानी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, प्रदूषित है। तो इसके कारण से हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं इस प्रदूषित जल के कारण से वर्तमान में हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से अगर अपन शोधित करते हैं तो जल प्रदूषण को अपन नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए, जो विधियां बताई गई है उन विधियों के अंदर अपन जल को शोधित कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, तो जो जहाँ जहाँ पर जल हमारा प्रदूषित होता है उसको नियंत्रित करके हम जल का शुद्धिकरण अपन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करने का कार्य करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। वापस जल है वो भूमिगत जल है, वापस पूरित होता है। जल संग्रहणीय पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि भी है। इसके अलावा जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना पड़ेगा, जो क्योंकि उन नहरों से जो पानी है, पानी का रिसाव होता रहता है और रिसाव होने के कारण से वो पानी किसी काम का नहीं रहता है, पानी बर्बाद जाता है। इसलिए नहरों को अपने को ठीक से पक्का उनको करना पड़ेगा। जहाँ पर रिसाव या वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए हमें क्षेत्र की स्प्रिंकल से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। देखिए, चित्र संख्या 2.9 में स्प्रिंकल के माध्यम से किस प्रकार से फव्वारे के रूप में और यहाँ पर जो कृषि है उसको पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा वाष्पीकरण की अधिक दर वाले जितने भी शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। जहाँ पर देखिए, जिस इलाके में ज़्यादा वाष्पीकरण है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर सिंचाई की जो ड्रिप अथवा टपकन विधि है उससे जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उस फसल को अपन जल दे सकते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को अपन संरक्षित करने का मुख्य रूप से कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि क्रियाकलाप में देखते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना, उत्पादक उपयोगों में इसको लाना जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का दौर 8000 लीटर जल हम बचा सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल संसाधनों का संरक्षण और हमें करने की आवश्यकता है। अगर ये जल संसाधन नहीं रहे, जल संसाधन अगर इनके ऊपर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आगे आने वाले समय के अंदर हमें भारी नुकसान इसका चुकाना पड़ेगा। इसलिए जल है तो कल है। अन्यथा देखिए, व्यक्ति भोजन के बिना कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। तो हमें भी घर के अंदर या बाहर जहाँ कहीं पर भी अपने को लगता है कि अनावश्यक जल गिर रहा है, तो उस जल को हमें संरक्षित कर